हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ लिए थे कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हेडिंग डालो लिमिटेशंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ देखो, पहला लिमिटेशन क्या है? नॉट एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूस चार्जेस। नॉट एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूस चार्जेस। इसका मतलब क्या है? देखो, दो स्फीयर लो, दोनों चार्ज्ड है और इनिशियली दोनों को पॉजिटिवली चार्ज्ड बोलते हैं। ये दोनों स्फीयर है, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल। दोनों की रेडियस है a, दोनों की रेडियस है a। इस पे चार्ज है q1, इस पे चार्ज है q2, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस तरीके से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है r। तो अगर कुलम्ब्स लॉ के हिसाब से देखें तो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। पर जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए तो ये फोर्स नहीं आता, ये फोर्स इतना नहीं आता। तो उसके पीछे का कारण देखते हैं क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी वो देखते हैं। ये दो रहे स्पीयर्स, ये थोड़े छोटे बड़े दिख रहे हैं, ये तो डिस्टेंस आ रहा है। अब देखो, हमें मालूम है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इनके द्वारा रिपेल हो जाएंगे, तो चार्ज की शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरफ। यहाँ पे भी चार्ज की शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरफ। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? इस तरफ चार्ज की डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी और यहाँ पे कुछ लिमिटेड चार्ज ही बचेंगे। सेम इधर होगा, इस तरफ चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी बहुत और यहाँ कुछ लिमिटेड चार्ज बचेंगे, जिसके वजह से इनिशियली आपका चार्ज सेंटर ये था, पर अब चार्ज की शिफ्टिंग हुई गई, मतलब चार्ज सेंटर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो न्यू चार्ज सेंटर होगा वो होगा ये, जो आर डैश डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। दोनों आइडेंटिकल है तो इसमें भी मान लो आर डैश से शिफ्टिंग हो गई। तो अब जो नया डिस्टेंस है चार्ज सेंटर का वो हो गया आर इफेक्टिव। तो कुलम्ब्स लॉ के हिसाब से अब फोर्स कितना हो गया? ये एफ ई डैश कह दो, k q1 q2 बाई आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ये करेक्ट फोर्स है। पर देखो, इंडक्शन के वजह से जो चार्ज सेंटर में जो शिफ्टिंग आई, मतलब ये जो आर डैश शिफ्ट आया, वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम कंटिन्यूस बॉडीज़, जो बॉडीज़ पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे स्फीयर पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, वहाँ पे आप कुलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हो। तो सवाल उठता है कि कुलम्ब्स लॉ कब लगा सकते हैं? जब पॉइंट चार्जेस हो। क्या हो गए? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब ऐसा, ये पॉइंट ये पॉइंट, तो ये पॉइंट चार्ज, ऐसा नहीं, कुछ तो कंडीशन है ना। तो ये जो दो स्पीयर्स है इनको भी मैं पॉइंट चार्जेस कह सकता हूँ जब इनका जो रेडियस है वो ये जो डिस्टेंस है उससे बहुत छोटा हो। मतलब मान लो कि रेडियस है आपका, ए की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर और जो आर है वो है 10 मीटर। तो ये क्या है? ए आर के मुकाबले बहुत ही छोटा है। तो ये जो दो स्पीयर्स है इसको आप पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हो और फिर कुलम्ब्स लॉ के हिसाब से ये फोर्स होगा जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट चार्जेस की कंडीशन। कई जगह आपको दिया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया, कंसिडर द टू स्पीयर्स विच आर चार्ज्ड and the diameter of the sphere is very small as compared to distance between them। तो ये स्टेटमेंट से आपको क्या समझना है कि आप वहाँ पे कुलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। ये कंडीशन है पॉइंट चार्जेस के लिए। ये स्पीयर को पॉइंट चार्जेस कब कहोगे? जब उनका ये जो रेडियस ए है वो उन दोनों के बीच में जो दूरी है उससे बहुत ही छोटा है, तो वो क्या हो गया? पॉइंट चार्जेस। तो कुलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये एक बात हो गई। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट लिमिटेशन। एक बार वीडियो पॉज करके इसको उतारो, फिर सेकंड लिमिटेशन देखेंगे जो कि लास्ट लिमिटेशन है।
सेकेंड लिमिटेशन क्या है, वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। इसका मतलब क्या, दो चार्जेस देखो, दो चार्जेस लो, यहाँ पे भी दोनों को पॉजिटिव ही लो, एक है Q1 एक है Q2, दोनों की वेलोसिटी है v, दोनों v वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं और दोनों के बीच में जो दूरी है वो है r। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हो जाएगा k Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। पर एक्सपेरिमेंटली जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये फोर्स इतना नहीं आता, ये फोर्स इतना नहीं आता है, मतलब ये चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इतना नहीं होता है। उसके पीछे भी कारण है। देखो, जब भी कोई चार्ज मूव हो रहा है, मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये चार्ज Q1 मूव हो रहा है तो ये क्या है, करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब ये चार्ज के आसपास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ये ऐसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। B से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, और सॉरी डिनोट कर रहे हैं। ये है Q2, इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। अब एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, वो कितना होता है Fm, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स Q2, इसकी ये वेलोसिटी इसकी v b sin थीटा, ये Q2 VB sin थीटा, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। मैंने क्या बोला, मूविंग चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है, और एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स भी लगता है। वो फोर्स कितना होता है Fm, इसका मैग्नीट्यूड Q2, मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी v sin थीटा। ये फॉर्मूला के देख के डरने की जरूरत नहीं है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे यानी मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला आएगा। अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमें समझ में आए कि कूलम्ब्स लॉ क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लग रहा है मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं उसको, है मैग्नेटिक फोर्स। तो F नेट वो कितना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस F मैग्नेटिक, ये करेक्ट होगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ दोनों जब चार्ज मूव हो रहे हैं तो नहीं लगा सकते। एक केस तो हो गया, मतलब बोथ चार्जेस आर मूविंग, देन वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। अब मान लो कि एक चार्ज स्टेशनरी है, अब मैं मान लेता हूँ कि Q2 रेस्ट पे है। पहले आप ये उतार लेना एक बार वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट केस कंसिडर करो कि Q2 जो है वो रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो क्या ये सही है कि ये भी लगेगा? तो बता दूँ, अगर एक चार्ज दोनों में से रेस्ट पे है तो ये फोर्स सही है। उसके पीछे का कारण देखो, ये देखो, ये मूव कर रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, पर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा? देखो मैंने बोला था मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Q2 उसकी वेलोसिटी v b sin थीटा, पर यहाँ पे Q2 की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो v हो गया 0। v जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो Fm कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। तो F नेट जो Q2 पे लग रहा है वो कितना होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब अगर एक चार्ज स्टेशनरी है और एक चार्ज मूव कर रहा है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लगेगा, मतलब कूलम्ब्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर दोनों चार्जेस मूव हो रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ मत लगाओ, मतलब नहीं लगेगा। अगर एक चार्ज मूव हो रहा है और एक चार्ज स्टेशनरी है तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा, और अगर दोनों चार्ज स्टेशनरी है तो कूलम्ब्स लॉ लग ही रहा है। तो ये दो लिमिटेशंस हो गए। एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर यही लिमिटेशन के ऊपर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक एग्जाम्पल करा हुआ आपको। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं, दो चार्ज जैसे Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। ये चार्ज Q1, इसका मास ले लो m, और ये है फिक्स्ड। इससे R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q2, इसका मास भी m है और ये मूव कर सकता है। हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ Q2
when it is at distance r2 from q1, when it is at r2 distance from q1। देखो पहले इसको विजुअलाइज करते हैं कैसे, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल है, इनिशियली क्या है, q1 फिक्स्ड है, ये q1 है, मास m, q2 है, मास m, ये है भाई साहब ये फिक्स्ड, और ये डिस्टेंस है r1, दोनों पॉजिटिव है। तो q1 की वजह से q2 पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, पर मैंने अब q2 को यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा है, उसको मैं दूर जाने नहीं दे रहा हूँ r1 डिस्टेंस पे। अब यहाँ से जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा। हमें बताना है उसकी वेलोसिटी जब वो q1 से, q1 तो फिक्स है तो यही होगा, वो होगा यहाँ से r2 डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v मान लो, वही हमें निकालना है। कैसे प्रोसीड करेंगे, एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लो r1 और r2 के बीच में, मान लो उस समय q1 और जो q2 है, ये आपका q1 है और ये है q2, उन दोनों के बीच में दूरी है x। q2 तो भाग रहा है कुछ वेलोसिटी v से मान लो, या v डैश जो भी बोल दो, उस वेलोसिटी से भाग रहा है। तो फोर्स क्या होगा उन दोनों के बीच में, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। एक चार्ज मूव कर रहा है और एक स्टेशनरी है, q1 क्या है स्टेशनरी और q2 मूव कर रहा है। तो क्या आप यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, अभी पढ़े थे ना लिमिटेशंस में। और एक q2 पे इसकी वेलोसिटी मान लो v डैश। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर। ये मास नीचे चल जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv बाई dx। ये एक फॉर्म होता है एक्सेलरेशन का, आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो देख लो कैसे आया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv अपॉन dt dx। और यहाँ पे वेलोसिटी v मान लो कुछ भी ऐसे, मतलब वो क्या v डैश लिखूंगा तो फिर यहाँ पे v डैश लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे भी चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे dx अपॉन dt और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। रीअरेंज कर दिया, dx अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी, और ये हो गया dv अपॉन dx जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब क्या रीअरेंज करते हैं, तो v dv k q1 q2 बाई m और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अपना काम क्या है, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते समय हमने कुछ लिमिट लगाना होगा, वही यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटीग्रेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो देखो ये तो एक बार ऐसे ही लिख देते, अब लिमिट लगाएंगे। इनिशियली जब मैंने उसको q1 मतलब चार्ज q2 जब r1 डिस्टेंस पे था तो मैंने उसे पकड़ के रखा था, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। यानी अगर चार्ज r1 डिस्टेंस पे तो उसकी वेलोसिटी 0, और r1 से जैसे छोड़ा तो उसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, ठीक है। पर जब r2 डिस्टेंस पे तो मैंने वेलोसिटी बोला है v, तो r2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी है v। अब क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको अभी ऐसे ही लिख दो एक बार, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, तो k q1 q2 बाई m और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर r1 से r2। इंटीग्रेट करना है। एक बेसिक से फॉर्मूला आप सबको पता होगा, x के पावर में n dx क्या होता है, x के पावर में n+1 अपॉन n+1 और n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखो v के पावर में 1 है तो ये क्या हो जाएगा, v1+1 यानी v स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से v, k q1 q2 बाई m dx अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा x के पावर में -2 इंटू डी एक्स, यानी n की वैल्यू क्या हो गई -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होगा -1 अपॉन एक्स। तो ये -1 अपॉन एक्स रख दूँ r1 से r2। अब लिमिट पुट अप कर दो,
तो ये क्या वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू मतलब 0/2 तो 0 के Q1 Q2 बाई एम। अब देखो मैं लिमिट रख दूँ, पहले -1/R2 -1/R1। देखो एक बात और बता दूँ, अगर यह माइनस साइन है वैसे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगर यह माइनस साइन है ना तो आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देना, तो ये जो पूरी स्टेप है ना, एक दो स्टेप अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो एक बात याद रखना, अगर माइनस साइन है तो रिवर्स लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पुट कर देना। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू के Q1 Q2 बाई एम, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/R1 -1/R2। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k Q1 Q2 बाई एम 1/R1 -1/R2। तो v क्या हो जाएगा 2k Q1 Q2 बाई एम 1/R1 -1/R2, जो है आपकी वेलोसिटी जब आपका चार्ज R2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये लिमिटेशन के न्यूमेरिकल हो गया। करना ही क्या था, एक बस अपने ये पता चल गया कि हम एक चार्ज स्टेशनरी और एक चार्ज मूव का हो रहा है तो कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ लगाने के बाद तो क्या है, जो आप मैकेनिक्स में पढ़े थे वही लगा रहे हो। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये उतार लो, फिर और करते हैं क्वेश्चंस, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन कराता हूँ प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तीन ऑब्जेक्ट है ए बी सी, बना देता हूँ, एक ए, ये बी और ये सी। ए है, बी है, सी है। एक एक बात ध्यान दो, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल किस में, शेप साइज मास, ऐसे लिख दो, मास शेप साइज और प्रॉपर्टीज में ये आइडेंटिकल है। ठीक है, अब क्या, उसने बोला कि इनिशियली ए पे चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और सी पे चार्ज है -6 माइक्रोकूलम। पहले क्या किया, C is touched with A, C को A से टच किया, उसको मूव्ड अपार्ट, उससे फिर सेपरेट कर दिया। सेकंड क्या करा, देन लिख लो यहाँ पे, मतलब पहले C को A से टच किया, उसके बाद C is touched with B, उसके बाद उसको हटा दिया। ये सब तो हो गया प्रोसेस। क्या क्या किया, पूछ क्या रहा है, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन ए बी सी। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, हर एक इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और फिर हम खुद निकालते हैं। एक एक चीज़ पढ़ो, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का कुछ तो काम होगा। देखो क्या होता है, ये 2 स्पीयर, उसने पहला कंडीशन क्या दिया है, ए और सी को टच किया, ए पे है +3 माइक्रोकूलम, इस पे कितना है -6 माइक्रोकूलम। इन दोनों को टच कर दूं, टच कर देते हैं दोनों को, ये दोनों को कर दिया हमने टच। टच करने के बाद नेट चार्ज कितना हो गया, अब सिस्टम बन गया इनका दोनों ए और सी का सिस्टम, तो सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है 3 -6 यानी -3 माइक्रोकूलम है। जब मैं इनको टच करके मूव अपार्ट करूँगा, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब मूव अपार्ट करने के बाद, मतलब दोनों को सेपरेट करने के बाद ए और सी पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये टोटल है, इसका आधा आधा दोनों पे चले जाएगा। मतलब इसका -3 माइक्रोकूलम का आधा कितना होगा -3/2 माइक्रोकूलम, और ये -3/2 माइक्रोकूलम
कूलम, दोनों पे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए बोला आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब जो टोटल चार्ज हो जाएगा सिस्टम पे दोनों को टच करने के बाद उसको सेपरेट करोगे तो दोनों पे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो पहला तो हो गया ए, सी इज टच विथ ए एंड मूव अपार्ट। उसके बाद क्या करा, ये जो सी है उसको बी से टच करो, देन सी इज टच विथ बी एंड मूव अपार्ट। मतलब अब सी पे कितना चार्ज हो गया, अब सी पे चार्ज है -3/2 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज कितना है +3 माइक्रोकूलम। दोनों को टच करा दूं, दोनों को टच करा दो, नेट चार्ज सिस्टम पे कितना हो गया -3/2 + 3 तो हो गया 3/2 माइक्रोकूलम। दोनों को मूव अपार्ट करेंगे तो 3/2 माइक्रोकूलम का आधा आधा दोनों पे चले जाएगा, तो ये सी और बी। 3/2 माइक्रोकूलम का आधा कितना होगा +3/4 माइक्रोकूलम +3/4 माइक्रोकूलम। ये होगा फाइनल चार्ज। ए पे फाइनल चार्ज है इतना, बी पे है इतना, सी पे है इतना। अगर कोई आपको बोला कि अब मैं ए को बी के पास लेके जाओ तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और सी को ए के पास ले जाओ तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और बी और सी एक दूसरे को रिपेल करेंगे जो कि पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, फाइनल चार्जेस ए पे कितना है -3/2, बी और सी पे है 3/4 बिल्कुल सही है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर इसी क्वेश्चन का थोड़ा एक अपग्रेडेड वर्जन करते हैं। देखो क्या है सवाल। अब सवाल है, दो स्पीयर्स है 1 और 2, ये 1 ये 2 दोनों हैं फिक्स्ड, मतलब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। दोनों पे चार्ज है Q और ये डिस्टेंस है R। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 88 मिली न्यूटन के फोर्सेस से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो अब क्या बोल रहा है वो, एक नया स्पीयर लाओ, मतलब एक नया स्पीयर है ऐसा, उसमें एक हैंडल लगा है, ये इंसुलेटेड हैंडल है, इंसुलेटेड हैंडल, और ये जो तीनों स्पीयर है आइडेंटिकल है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑल स्पीयर्स आइडेंटिकल। एक और कंडीशन दी है कि ये जो दोनों स्पीयर है इनका जो डायमीटर है वो, मतलब अगर इन दोनों का डायमीटर बोल दूँ d है, वो r के मुकाबले बहुत ही छोटा है। क्या करा उसने, इसको 3 बोल दो, 3 टच विथ 1 मूव अपार्ट एंड देन मूव अपार्ट, वो नहीं लिख रहा हूँ या लिख देता हूँ, और फिर मूव्ड अपार्ट लिख दो यहाँ पे, और 3 टच्ड विथ 2 और मूव्ड अपार्ट। ठीक है, क्या बताना है, फाइंड द फाइनल फोर्स बिटवीन किस और किस किस के बीच में 1 and 2, ये अपने को बताना है। बहुत ही सिंपल है, पहले हर एक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं। उसने बोला कि d इज़ वेरी वेरी लेस देन r, इसका क्या कंसेप्ट है, मतलब द डायमीटर्स ऑफ द स्पीयर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने लिमिटेशंस ऑफ कुलम्स लॉ के लिमिटेशन का फर्स्ट में पढ़े थे। अगर मैंने बोला था तो रेडियस बोलेगा या तो डायमीटर बोलेगा, या बोल दिया कि डायमीटर बहुत छोटा है, इसका मतलब आप कुलम्स लॉ लगा सकते हो। तो f कितना होगा, k q इंटू क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच में दूरी है r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 88 मिली न्यूटन। तो चलो पहली चीज़ कुछ तो निकली। अब क्या बोला उसने, सब स्पीयर आइडेंटिकल है, मतलब जब टच करूँगा तो चार्जेस पूरे सिस्टम पे जो बनेंगे उसके आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे इंसुलेटेड हैंडल दिया है, इसका भी क्या मतलब है, सब मेटेलिक स्पीयर्स है। अगर इसको इंसुलेटेड हैंडल नहीं होता, मान लो मैं 3 को ऐसे हाथ से उठा के 1 से टच करता
तो इस पर भी मान लो इसको इससे टच करूँगा तो नेट चार्ज हो गया Q, दोनों पे आ जाएगा Q/2 Q/2। पर 3 पे जो भी चार्ज होगा वो मेरे बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाएगा। मैं एक अर्थिंग के जैसा काम करूँगा, मेरे बॉडी के थ्रू वो अर्थ में चले जाएगा, तो थर्ड पे कुछ भी चार्ज नहीं ठहरेगा। इसी वजह से इस पर इंसुलेटेड हैंडल लिया। इंसुलेटेड हैंडल के आने की वजह से क्या होगा, वो ये जो हैंडल है वो मेरी बॉडी और ये स्फीयर के बीच में एक इंसुलेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये फंक्शन है इंसुलेटेड हैंडल का। कई बार अगर इंसुलेटेड हैंडल नहीं बोला रहता तो Q पे 3 पे कुछ चार्ज ठहरता ही नहीं, 3 पे हमेशा चार्ज क्या होता, 0 होता। अब देखो उसने क्या बोला, 3 टच्ड विथ 1 एंड मूव अपार्ट। हम करते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 3 को ले जाके टच कर रहे हैं, क्योंकि 1 को तो उसकी जगह से मूव ही नहीं कर सकते, 1 और 2 फिक्स्ड है। तो 3 को ले जाके मैं इससे टच करता हूँ। 1 पे चार्ज कितना है Q, 3 पे कितना है 0, तो नेट चार्ज कितना हो गया Q + 0 विच इज इक्वल्स टू Q। अब ये जो टोटल चार्ज है उसका आधा आधा इस पर चल जाएगा, दोनों को जब मैं सेपरेट करूँगा तो इस पर चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पर हो जाएगा Q/2। ये हो गया 1 और ये 3। ये अभी पढ़े थे ना, आइडेंटिकल है तो टोटल का आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1 पे हो गया Q/2, 3 पे होगा Q/2। अब ये जो Q3 है इसको उठा के 2 से टच करो, तो देखो 2 पे चार्ज है Q, 3 पे चार्ज है Q/2। दोनों को टच करो, दोनों को टच कर दो। नेट चार्ज सिस्टम पे कितना हो गया Q + Q/2 हो गया 3Q/2। इसका आधा आधा इस पे चल जाएगा जब आप सेपरेट करोगे, तो 3Q/4 और 3Q/4। अब फाइनल चार्जेस 1 और 2 पे कितने हो गए, देखो 1 और 2। 1 पे चार्ज कितना हो गया फाइनल Q/2 और इस पे हो गया 3Q/4। फोर्स कितना होगा F' मान लो, K Q/2 3Q/4। दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आ रहा होगा क्योंकि 1 और 2 तो फिक्स्ड है, अपॉन R²। ये हो जाएगा 3/8 K Q² अपॉन R²। 1 से हमें क्या मालूम है, K Q² अपॉन R² की वैल्यू है 88 मिली न्यूटन। तो पुट कर दो 3/8 × 88, मतलब ये हो जाएगा 3 × 11 विच इज़ इक्वल्स टू 33 मिली न्यूटन। 1 मिनट में देखता हूँ वो पोर्शन कवर हो रहा है क्या बोर्ड में, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया आपका फोर्स। फाइनली जो फोर्स है 1 और 2 के बीच पूरी सिचुएशन के बाद वो कितना है 33 मिली न्यूटन। तो ये जो एग्जांपल था इसमें आपने जितने भी मतलब प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े वो सब लगा लिए, लिमिटेशन भी लग गया, आइडेंटिकल है तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब हमने लगा लिए, कूलम्ब्स लॉ भी लग गया है, तो सब कुछ लग गया है। अब आगे यानी प्रीवियस लेक्चर में जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पर मैंने उस पर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। अब उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, तो एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन करो, फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये रहे। क्या क्या रहा है देखो, पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लो। सबसे पहले तो कूलम्ब्स लॉ ही देखो, फोर्स कितना था K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R³ इंटू R वेक्टर। क्या बोला था, प्लेस Q1 Q2 विद साइन एंड हेड ऑफ वेक्टर R लाइज वेयर वी हैव टू फाइंड द फोर्स। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये X Y Z एक स्पेस है, इसमें कोई भी एक पॉइंट है मान लो P जिसके कोऑर्डिनेट्स है A B C, ये ओरिजिन है, ये आपका पोजीशन वेक्टर R है। तो पोजीशन वेक्टर R कैसे लिखोगे, ये जो भी मैं एडिशनल चीज़ रिकॉल करा रहा हूँ, अगर आपको ये सब चीज़ आते होगा तो इसे स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलना, ठीक है। ये हो गया। अगर R का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे,
वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़, दो पॉइंट है ए और बी, वेक्टर का डायरेक्शन है ये। ए मान लो 1 2 3 है और ये है 4 5 6। आपको बताना है वेक्टर बी है, तो वो क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब मैं ऐसे नहीं कि इसको बनाऊंगा ओ और यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर ये इसका एक पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर बी, ये पोजीशन वेक्टर ए, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो बी का कितना होगा 4i कैप 5j कैप 6k कैप। ठीक है, ए कितना होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस करो तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इस तरीके से वेक्टर निकालना है। तो ये होगा बेसिक चीज़, रिकॉल कर लिए। अब क्वेश्चन करेंगे आप कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, तो एक बार ये नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट। तो देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जब क्यूब होगा हमारा, मतलब अब ज्योमेट्री होगी 3D, तब लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या दिया है, एक यूनिट क्यूब दिया है, एक छोटा सा भी तो क्यूब बना लो, फिर इसका एनलार्ज्ड इमेज बना लेंगे। थोड़ा अच्छा से तो बनाए यार, क्यूब दिया है, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या बोला है, इन सब वर्टाइसेस पे चार्ज रख दो क्यू, इन सब पे रख दो क्यू, ये O और ये हो गया P। पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल द चार्जेस। बहुत ही सिंपल है, और यूनिट क्यूब है, मतलब सब साइड कितने हैं 1 है। अब इसके एक एनलार्ज्ड बनाते हैं थोड़ा बड़ा, एक्स वाई, ये है जेड। सब पे रख दो क्यू, अभी मत रखो, क्यू रख दिया सब मालूम है ना, अभी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सबकी नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नेमिंग कर दो। यूनिट क्यूब है। अब देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो चार्ज है, मतलब ये जो वर्टाइस है, ये वर्टाइस इस पे कौन से पॉइंट पे काट रहा है, इसको काट रहा है सिर्फ एक्स पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 एक्स में, वाई में 0, जेड में 0। ये z को काट रहा है 1 पे, तो x में 0, y में 0, z में 1। ये y को काट रहा है 1 पे, तो y 0 नहीं, y में 1, x में 0 और z में 0। अब ये जो पॉइंट है वो x और z में लाई कर रहा है, तो x में 1, y में 0, z में 1, y z क्या करोगे, y में 1, z में 1 और x y, x1 y1 z0। 6 है, ये टोटल है, तो ये 1 1 1 और ये ओरिजिन है, तो ये हो गया 0 0 0। कोऑर्डिनेट्स लिखना हो गया, मतलब आपका आधा काम खत्म हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, हमको मालूम है कि देखो यहाँ लिखते फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 क्या होगा, के क्यू क्यू, के चार्ज क्यू अपॉन आर का क्यूब और आर वेक्टर। अब एक मिनट, सही रिकॉर्ड हो रहा है। देखो आर का क्यूब कैसे निकालेंगे, 6 के, देखो पहले ऐसे लिख लो इसको, 6 जो है ये है 1 1 1 और 1 कौन सा, ये है 0 1 0 और ये है आर। तो आर क्या होगा आपका, आई कैप जे कैप के कैप माइनस 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो 0 आई कैप मतलब 0, तो सिर्फ क्या लिखोगे, या तो लिख लो ऐसे 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। क्या बचेगा जल्दी बोलो, सिर्फ बचेगा आई कैप प्लस के कैप। ये हो गया आपका आर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2। उठा के रख दो यहाँ पे, √2 क्या है आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 के क्यू क्यू। सेकंड के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 0, ये आ गया 2 1 1 0 और 1, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप और 0 के कैप, तो क्या बचेगा आई कैप, ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ के कैप, ये क्या हो जाएगा है क्या नहीं, बहुत ही सिंपल है। थर्ड है 1 0 0 1 0 0, तो देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो क्या बचेगा उठा के रखो यहाँ पे, 3 तो होगा एकदम बेसिक से कर लिए। अब डायरेक्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे करोगे क्या, इतना समय थोड़ी नहीं मिलता है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, 6 4, ये तो होगा के क्यू क्यू, इसका क्यूब, और ये 6 क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 4 क्या होगा माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो क्या बचेगा आई कैप जे कैप के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 1 3, तो √3 ये आ गया यहाँ पे √3 आ गया आंसर। 6 5 के क्यू क्यू क्यू। अब 6 का क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 5 का क्या है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो सिर्फ बचेगा आई कैप या बचेगा 1, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो सिर्फ आई कैप बचेगा। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 6 0, अरे चार्ज खुद पे थोड़ी नहीं कोई फोर्स लगाएगा, तो इसको लिखो ही मत। 6 ड्यू टू 7 निकालो, ये होगा के क्यू क्यू। 6 है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 7 है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, तो सिर्फ बचेगा जे कैप, और ये बचेगा 1। 6 ड्यू टू 8 के क्यू क्यू क्यूब, और ये अब देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 8 है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, तो बचेगा यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप, ये बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 2। तो नेट फोर्स 6 पे कितना हो गया एफ नेट 6 पे, जितने भी फोर्स है इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम, फोर्स 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 और 6 8 भी हो गया 6 पे फोर्स, बाकी सब चार्जेस की वजह से। तो एक बार वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन करो, मैं चेक करता हूँ सही है कि नहीं बिल्कुल। 6 1 आई कैप प्लस के कैप, 6 2 सिर्फ के कैप, 6 3 6 4 6 5 सिर्फ आई कैप, 6 7 सिर्फ जे कैप और 6 8 कैप प्लस जे कैप, तो √2 1 √2 2 3 बिल्कुल सही है। अब थोड़े आगे और सवाल करते हैं। ये आपको यहाँ पे क्यूब दे दिया था, आपको कुछ और भी 3D में ज्योमेट्री दे सकता है और आपसे सवाल पूछ सकता है कि कोई भी एक चार्ज रखा है यहाँ पे बता दो फोर्स कितना है, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। हर एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालो और उनका वेक्टर सम कर दो। और फोर्स कैसे निकालना है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R³ इनटू R वेक्टर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्क्वायर है, एक है स्क्वायर, स्क्वायर सब साइड है L,
और सब वर्टेक्स मतलब ये सब इस पे चार्ज रखा है Q। ये जो चार्ज Q है पॉइंट P पे, इस पर नेट फोर्स बताना है हमें। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर बोला है तो दिखना भी चाहिए ना स्क्वायर जैसा। अब देखो स्क्वायर दिख भी रहा है थोड़ा बहुत तो। Q Q Q और ये Q, दो चार्जेस है Q और Q, ऐसे दो चार्ज है, डिस्टेंस है L। तो इसके वजह से इस पर एक फोर्स क्या होगा? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, रिपल्सिव फोर्स। वैसे ही ये Q की वजह से ये Q पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये Q की वजह से इस Q पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो होगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब देखो ये Q भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव होगा क्योंकि सब क्या है? पॉजिटिव नेचर के। पर उसके लिए हमें ये दूरी पता होना चाहिए ये कितनी है। तो देखो वो निकाल लेते हैं अब पाइथागोरस लगा के। L L तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2L स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट 2L। ये वैल्यू उठा के इधर रखोगे तो ये जो फोर्स कितना होगा? वो K Q स्क्वायर अपॉन रूट 2L का स्क्वायर। ठीक है, नेट फोर्स बताना है। पर नेट फोर्स क्या होगा? इनका वेक्टर सम होगा। तो ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये F और ये F को अभी के लिए मान लो क्या है? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये जो दो फोर्सेस थे इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, पर इनका रिजल्टेंट कुछ होगा ये डायरेक्शन में जो इसके डायरेक्शन में होगा। तो हमें अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि दो वेक्टर मान लो A और B, और इसका मैग्नीट्यूड B और इसका A एंगल थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट है R वेक्टर कुछ होगा R, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2FF कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो। तो ये क्या हो गया? अंडर ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर रूट 2F। तो अब F नेट कितना होगा? एक तो हो गया रूट 2F, और तो F नेट ऐसे लिख देते हो यहाँ पे। एक तो था ये K Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2L का स्क्वायर, एक होगा ये अंडर रूट ऑफ 2 इंटू F, तो रूट 2। F कितना है? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। थोड़ा एलेबरेट कर दे। ये हो गया F नेट। क्या करना था? तीनों के वजह से फोर्स निकाले, उनका क्या करें? वेक्टर सम कर दिए। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है। इनका वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम निकाल लिए तो ये हो गया आंसर। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उसके पहले आप इसको ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो। ये सब मैं आपको स्टैंडर्ड सवाल करा रहा हूँ, बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएंगे। सवाल क्या पूछा है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट O। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। एक बार आप सब वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर जो मैं करा रहा हूँ वो देख लेना, फिर अपन दोनों के आंसर टैली कर लेंगे। ठीक है, तो आप भी कर लो, मैं भी कर लो, फिर मेरे इससे आंसर सही आता है कि नहीं देख लेना।
इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है, ये चारों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। मतलब ये जो चारों चार्जेस है इनके नेचर थोड़े अलग है। मतलब ये निगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इनके नेचर अलग है। मैग्नीट्यूड सबके सेम है, सब क्यू 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 है, ठीक है। और दूसरी बात, जो चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है उनसे इन चारों चार्जेस के डिस्टेंस भी सेम है। यानी एक बात तो तय है कि जो आपका फोर्स आने वाला है उन सब का मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। तो एक चार्ज की वजह से हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो पहला काम करते हैं फोर्स निकालना। फोर्स कितना होगा के क्यू स्क्वायर। पर उसके लिए ये दूरी ही पता होना चाहिए ना, ये जो दूरी है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अभी निकाले थे हमने पाइथागोरस से। ये एल है, ये एल है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2l स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2l। ये डिस्टेंस जो है, जो हमें ये जो डिस्टेंस चाहिए वो ये जो लेंथ है इसका आधा है। तो ये कितना होगा? रूट 2l डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ऑफ 2l रूट 2 इंटू रूट 2 l बाई रूट 2। एक भी स्टेप नहीं काटा, ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ सब्सटीट्यूट करो, l बाय रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एक सिंगल फोर्स F जो चार्ज ये चार्ज पे लगाएगा वो तो हमें पता चल गया। अब फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो ये क्यू डायरेक्शन सेम, मतलब नेचर सेम है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो होगा F। ये क्यू के वजह से ये क्यू पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा? F। ये क्यू के वजह से ये माइनस क्यू पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्यू को ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो ये होगा F। ये क्यू के वजह से ये क्यू तो हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, माइनस क्यू ये क्यू को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, वो होगा F। मतलब सिस्टम क्या हो गया? इसको मिटाओ, ये पॉइंट को कंसिडर करो, ऐसा मान दो ये पॉइंट है O। इस पे फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं? ये एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्टेड राइट एंगल, तो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये F प्लस F 2F, ये F प्लस F 2F। रिजल्टेंट इनका कुछ मान लो इस तरफ आता है, डायरेक्शन क्या है मुझे पता नहीं, मान लो ये रिजल्टेंट है, ये अपना F नेट अपने को निकालना है। F नेट ये होगा, निकाल लेते हैं। देखो F नेट क्या होगा? 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर 2F कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो पूरी टर्म जीरो, ये हो जाएगा 4F स्क्वायर है कि नहीं? 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर 8F स्क्वायर। ये होता है 2 रूट 2F। कैसे? 8 को क्या लिखोगे? 4 इंटू 2, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 4 2, रूट 2 वैसा का वैसा, और F स्क्वायर का रूट F। ये हो गया आपका F नेट। और F की वैल्यू कितनी है? ये तो 2 रूट 2। F की वैल्यू कितनी है? 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 4 रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल था। क्या करना था? ये तो पता चल गया कि हर एक फोर्स जो, मतलब हर एक चार्ज, ये चार्ज पे फोर्स लगाने वाला है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होगा। क्या करें? हर एक चार्ज की वजह से हमने डायरेक्शन निकाल लिए। डायरेक्शन निकाले तो ये जो पॉइंट पे जो F नेट लग रहा है वो निकालना है। तो देखो इस तरफ लग रहा था 2F, इस तरफ लग रहा था 2F, F नेट निकालना है। वेक्टर है तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, तो लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 4 रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एक सवाल हो गया। अभी ऐसा स्क्वायर वाला कोई है क्या? नहीं। एक और सवाल करा दूं क्या इसी फॉर्म में? पहले स्क्वायर लिए थे, अब रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। या तो उसको होमवर्क के फॉर्म में ले लो आप, मैं उसको आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, हालांकि है तो बहुत ही आसान।
क्या बोला है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब इस पे चार्ज रखा है Q, और आपको बोल दिया कि फाइंड द नेट फोर्स एट चार्ज एट पॉइंट P। क्या होगा देखो, हिंट देता हूँ, सॉल्व आप लोग खुद कर लेना, तो कर ही लो, सिंपल ही है, मैं ही कर देता हूँ सॉल्व। देखो ये सब डिस्टेंस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब हो गए 60 डिग्री। ये Q के वजह से ये Q पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, KQ² अपॉन L²। ये Q के वजह से इस Q पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, KQ² अपॉन L²। ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, अपोजिट एंगल। मान लो उसको F कर देता हूँ, तो क्या होगा सिस्टम, ये F और ये 60 डिग्री, तो कितना होगा, ये हो जाएगा F² प्लस F², 2F² मल्टीप्लाई पे cos 60 डिग्री 1/2, तो ये बच जाएगा F², तो ये हो जाएगा √3F² √3 F की वैल्यू कितनी है, KQ² अपॉन L²। सिंपल है, ऐसी कुछ भी ज्योमेट्री दे सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये ओरिजिन है, इस पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे चार्ज रखा है 1 कूलम, -2 कूलम रखा है 1 मीटर पे, 3 कूलम भी रखा है 1 मीटर पे, फिर रखा है -4 कूलम 1 मीटर पे, ऐसे इनफाइनाइट तक चार्ज रखे है। क्या बोला है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन, ये O है, इस पे नेट फोर्स बताना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करोगे, ये F क्या होगा, K 1 × 1 अपॉन 1² प्लस K 1 × -2 अपॉन 2², फिर K 1 × 3 अपॉन 3² प्लस K 1 × -4 अपॉन 4² प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते रहेगी सीरीज। क्या होगा, इन सब में से K कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 1, क्योंकि 1² का 1, 1² का 1, 1 अपॉन 1 1, प्लस की जगह आ जाएगा -2 अपॉन 2², फिर प्लस 3 अपॉन 3² -4 अपॉन 4² एंड सो ऑन, ऐसी सीरीज इनफाइनाइट तक चलते रहेगी। क्या होगा अब ये K 1 माइनस 1 2 को काट देंगे तो 1/2, 1 3 ने 1 3 को काटा तो 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ये तो एक सीरीज़ बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। एक सीरीज़ होती है ln 1 + x, जो होती है x - x²/2 + x³/3 - x4/4 एंड सो ऑन। अगर ये सीरीज़ में आप x के जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएंगी, ln 1 + 1 मतलब ln 2, x के जगह 1 1, x² यानी 1²/2 यानी 1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। तो देखो ये जो सीरीज आ रही है वो इससे मिलती है, तो हो जाएगा k ln 2। एक मिनट देखा जाए, थोड़ा तिरछा लिख दिया पर कोई दिक्कत नहीं है। मेन समझने वाली बात क्या है, ये जो सीरीज़ है ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी किताबों में देखने को मिलेगा आपको, पर ये जो सीरीज़ है ये आपको याद रखना है। वो होती है ln 2, क्योंकि ln 1 + x होता है, ये x के जगह 1 रखे तो 1/2 1/+1/3 -1/4। हमें भी यही सीरीज़ मिल रही थी, तो k ln 2 F नेट, ये जो नेट फोर्स है चार्ज एट ओरिजिन, वो कितना है k ln 2। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या करे हैं, हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ करे हैं और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एग्जाम्पल करे हैं।